वेलकम डियर रॉकेट्स। दोस्तों, आपको मिस्ट्री वाली मूवीज पसंद है ना? तो आज भी एक साइको किलर वाली मिस्ट्री आ चुकी है जिसका नाम है हाउ टू मेक अ किलिंग। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक बर्फीली जगह दिखाई जाती है जहाँ पे अक्सर बर्फ रहती है। वैसे इस वजह से वहाँ की रोड पर कई ज्यादा मोटी लेयर बर्फ जमी होती है। उस जगह हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि जंगल से गुजर रहे होते हैं, पर तभी उनके सामने अचानक से एक बहुत ही खतरनाक भालू आ जाता है। उन सभी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब वो डर जाते हैं क्योंकि वैसे भी आज से पहले उन्होंने कभी इतने पास से भालू नहीं देखा था। वो सभी डर के मारे वहां से भागने लग जाते हैं। फिर हम रोड पर मिचेल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठकर अपने घर जा रहा होता है। पर उसी समय मिचेल की कार के सामने एकदम से वही भालू आ जाता है दोस्तों, जिसको हमने थोड़ी देर पहले जंगल में देखा था। अब अचानक से भालू को देखकर वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, शॉक हो जाता है। उसकी कार से भालू टकराने वाला होता है, लेकिन तभी वो सही टाइम पे अपनी कार को घुमा देता है। भालू की जान बच जाती है दोस्तों इस वजह से। लेकिन दूसरी ओर मिचेल का पूरा कंट्रोल गाड़ी से हट जाता है क्योंकि ऑलरेडी रोड पे बर्फ थी, तो वो काबू नहीं कर पाता। इस तरह वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ जाने लग जाती है। वहीं हम रोड के पास जूलिया नाम की एक औरत को देखते हैं दोस्तों। और जब जूलिया अपनी कार से उतर रही होती है ना बाहर, तभी इतने में पीछे से मिचेल की कार आकर जूलिया को ठोकर मार देती है और जूलिया की वहीं पे मौके पर मौत। अब जूलिया को मरा हुआ देखकर मिचेल बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो गया। घबराहट के मारे उसको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। अब जैसे ही मिचेल जूलिया की लाश के पास जाता है ना, उसी समय अचानक से वहाँ पे मॉर्गन नाम का एक आदमी आ जाता है। और ये मॉर्गन कोई और नहीं बल्कि जूलिया का पति है। अब अपनी पत्नी की लाश को जमीन पर पड़ा देखकर मॉर्गन समझ जाता है कि जरूर मिचेल ने जूलिया का खून कर दिया, और इसीलिए मिचेल को कोई खतरनाक क्रिमिनल समझकर वो वहां से भागने लग जाता है। लेकिन भागते भागते एकदम से मॉर्गन फिसल जाता है, जिस कारण होता यह वो सीधे एक नुकीले पेड़ की लकड़ी पे टकरा जाता है। मॉर्गन की भी वहीं पे हो जाती मौत, जिसके बाद मिचेल अपने सामने अब दो लाश पड़ी हुई देखता है। वो तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि अभी अभी क्या हो गया ये। अब उसको इस बात की चिंता सता रही होती है कि अगर गलती से भी जूलिया की मौत की खबर पुलिस को पता चल जाती है तो फिर मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो चुपचाप अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लग जाता है। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों मिचेल अपने घर पर पहुंचता है। घर पर मिचेल की पत्नी कैथी को देखते हैं हम। और जब मिचेल अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, उसी समय कैथी की नजर अचानक से मिचेल के चेहरे पर लगी चोट पे जाती है। तो वो पूछती है उससे, तुम्हारे चेहरे पे चोट कैसे आई? तो मिचेल उसको सारी सच्चाई बताता है और यहाँ तक कि वो कैथी को जूलिया और मॉर्गन की मौत के बारे में A to Z सब कुछ बता देता है। कैथी तो उसकी बातें सुनकर शॉक हो जाती है कि ये क्या किया तुमने। लेकिन वैसे दोस्तों मिचेल ने ये सब जानबूझ के तो नहीं किया था। साथ ही कैथी भी समझ जाती है कि तुमसे गलती में हुआ, चलो मान लिया, लेकिन अब इस मामले को रफा दफा करना होगा हमें। इस तरह कैथी इस मामले में मिचेल की मदद करने का वादा करती है। और इससे हमें पता चलता है दोस्तों ये बहुत ही सपोर्टिव वाइफ है, मतलब हमेशा मुसीबत में मिचेल की मदद करती है। तो वो अब मिचेल को बताती है कि सुनो मेरी बात, हमें सबसे पहले क्राइम स्पॉट पे जाकर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिटाने होंगे, क्योंकि वो पुलिस के हाथ लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों ये दोनों जल्दी में कार में बैठकर उस क्राइम स्पॉट पे जाते हैं। तभी हम पुलिस स्टेशन में एडम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने 2 दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन में बैठा होता है। और असल में दोस्तों ये तीनों कोई और नहीं बल्कि वही थे जिनको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और यहाँ पर पता चलता है कि एडम के बाकी दोस्तों को उस भालू ने जंगल में मार दिया था, जिस वजह से एडम पुलिस स्टेशन में अपने दोस्तों के साथ उस भालू के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया होता है। वहीं हम रोनाल्ड नाम के एक इंस्पेक्टर को भी देखते हैं जो कि एडम के कहने पे उस भालू की कंप्लेंट को दर्ज कर देता है। साथ ही वो अपने ऑफिसर्स को कहता है कि जल्दी पता लगाओ इस भालू का, कहीं और लोगों को ना मार डाले। और फिर दोस्तों थोड़े टाइम के बाद रोनाल्ड अपनी बीवी ओलिविया के साथ एक दुकान पर शॉपिंग करने के लिए जाता है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है। दोनों ही फिर क्रिसमस का सामान लेने के लिए जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम क्राइम स्पॉट पे मिचेल और कैथी को देखते हैं। दोनों साथ में मिलकर जितना पॉसिबल हो सके सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाने लग जाते हैं। और जब ये दोनों ये काम कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें जूलिया की कार के अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए दिखाई देते हैं। दोनों बड़े हैरान क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतना सारा पैसा कभी देखा नहीं था। और फिर होना क्या था दोस्तों, उनको लालच आ जाता है और वो ये सारे पैसे अपने घर लेकर जाने की सोचते हैं। और फिर बड़ी होशियारी से जूलिया और मॉर्गन की लाश को अपने घर के अंदर छुपा देते हैं, जिससे जूलिया और मॉर्गन के बारे में किसी को भी कानो कान खबर ना हो। तभी हम दुकान के अंदर रोनाल्ड को देखते हैं जो कि अपनी बेटी के साथ दुकान में शॉपिंग कर रहा होता है। और इसी बीच हमें पता चलता है कि रोनाल्ड का काफी साल पहले अपनी पत्नी के साथ डिवोर्स हो गया था दोस्तों। मगर इतना कुछ होने के बाद भी रोनाल्ड हर साल क्रिसमस के दिन अपनी पत्नी से मिलने उसके घर पर जाता है और इसी बहाने उसकी अपनी पत्नी के साथ मुलाकात भी हो जाती है, मतलब ये त्योहार के मौके पर। तो काफी देर शॉपिंग करने के बाद आखिर में रोनाल्ड ओलिविया से कहता है तुम ये सब सामान लेकर घर जाओ, मैं क्रिसमस ट्री लेकर आता हूँ। तो ओलिविया भी रोनाल्ड के कहे मुताबिक सामान लेकर घर जाने लग जाती है। फिर हम यहाँ दूसरे घर पर मतलब मिचेल और कैथी को देखते हैं और वो दोनों तो अपने घर में बैठकर सभी पैसे को गिन रहे होते हैं कितने हैं ये। इतने में क्या होता है, मिचेल को अपने सामने जूलिया का पर्स रखा हुआ दिखाई देता है। वो पर्स को खोलता है तो मिचेल को उसके अंदर से गन मिलती है दोस्तों। और इससे एक तो साफ पता चल रहा है कि जूलिया कोई शरीफ इंसान नहीं थी। और जब मिचेल उस गन को अपने हाथ में रखकर गौर से देख रहा होता है तभी अचानक से वो गन की गोली शूट हो जाती है। हाँ दोस्तों, और वो गोली सीधे
कैथी के बाजू से गुजरते हुए पीछे वाली दीवार पर जाकर लग जाती है। कैथी तो एकदम से, उसका तो हार्ट अटैक आने वाला होता है, क्या हो गया ये, क्योंकि आज थोड़ी सी गलती होती तो कैथी की जान चली जाती। इसलिए कैथी मिचेल पे काफी चिल्लाती भी कि क्या कर रहे हो तुम ये। तो फिर मिचेल भी कैथी से डर के वो गन अपने हाथ से फेंक देता है। अब आगे ये दोनों आपस में बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है, पर उसी समय कोई आदमी बाहर से आकर मिचेल का गेट खटखटाने लग जाता है। दोनों पहले शॉक में होते हैं, कौन होगा। फिर वो जल्दी से सारे पैसे अपने कमरे में छुपा देते हैं। पैसे छुपाने के बाद कैथी जल्दी से जाकर अपने घर का गेट खोलती है और वहाँ गेट खोलने पर कैथी को सामने रोनाल्ड खड़ा दिखाई देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है दोस्तों कि कैथी और मिचेल क्रिसमस ट्री बनाने का काम किया करते हैं और इसीलिए रोनाल्ड भी यहाँ क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए आया हुआ है, क्योंकि रोनाल्ड इन दोनों को काफी टाइम से जानता है, मतलब ये दोनों पेड़ पूड बनाते हैं तो इसीलिए जानता है। फिर वो तीनों आपस में बैठकर काफी बातें करते हैं क्रिसमस के बारे में, अपने अपने बारे में। और बातों ही बातों में अचानक से मिचेल की नजर दीवार के उस छेद पे जाती है जो कि गोली लगने के कारण दीवार पर बन गया था। लेकिन उस छेद को देखकर मिचेल बड़ा टेंशन में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो तो ये सोच रहा होता है कहीं रोनाल्ड अब इस छेद के बारे में इन्वेस्टिगेशन ना कर डाले। तो मिचेल जल्दी से दोस्तों उस छेद के सामने जाकर खड़ा हो जाता है ताकि ये बात इतनी हाईलाइट ना हो। अब मिचेल को ऐसे दीवार के सामने अजीबोगरीब तरीके से खड़ा देखकर रोनाल्ड को उस पर शक तो हो जाता है, मतलब जो मिचेल सोच रहा था वही हो गया। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद रोनाल्ड इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है फिलहाल। थोड़े ही टाइम के बाद मिचेल, कैथी और रोनाल्ड उस क्रिसमस ट्री को उठाकर घर के बाहर लेके जा रहे होते हैं और उसी समय मिचेल को अपनी कार के अंदर जूलिया की लाश दिखाई देती है। असल में दोस्तों जूलिया की लाश को कपड़े से ढकना भूल गया था मिचेल, जिस कारण जूलिया की लाश बिल्कुल साफ दिख रही होती है। लेकिन मिचेल यहाँ पर भी चालाकी दिखाता है और रोनाल्ड के देखने से पहले जल्दी से जाकर जूलिया की लाश को कपड़े से ढक देता है, जिससे रोनाल्ड को लाश के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता। और फिर कुछ देर बातें करने के बाद रोनाल्ड भी वो क्रिसमस ट्री लेकर अपने घर आ जाता है। तब जाकर मिचेल और कैथी को चैन की सांस आती है दोस्तों। अब ये दोनों सोचते हैं कि लाश को ठिकाने कैसे लगाएं, क्योंकि जूलिया और मॉर्गन की लाश को ज्यादा टाइम तक घर पे नहीं रख सकते ना वो, तो इस वजह से ये लोग इंटरनेट पे लाश को ठिकाने लगाने का वीडियो देखते हैं। लेकिन इंटरनेट पर भी उन्हें कोई ढंग का वीडियो नहीं मिलता और तभी मिचेल के दिमाग में एक बढ़िया प्लान आता है। दोस्तों अगले दिन मिचेल और कैथी वो दोनों लाश को लेकर जंगल के बीचों बीच लेके जाते हैं और वहाँ पूरी तरह से लाशों पर हनी लगा देते हैं, क्योंकि हनी भालू को आकर्षित करता है दोस्तों। और मिचेल ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि भालू को हनी बहुत पसंद आता है, तो इस तरह वो ये काम करते हैं ताकि ये लगे कि भालू ने शिकार किया। इसीलिए वो लोग जूलिया और मॉर्गन की लाश को जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही मिचेल तो ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि बस आज टेंशन खत्म हो गई, पैसे भी मिल गए। पर जैसे ही कैथी और मिचेल जंगल में आकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ जूलिया और मॉर्गन की लाश बिल्कुल सही सलामत रखी हुई दिखाई देती है, मतलब उस लाश को भालू ने कुछ किया नहीं। इस तरह इनका पूरा प्लान फेल हो जाता है। दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें लाश का। और जब ये दोनों निराश बैठे होते हैं तभी मिचेल को थोड़ी दूर पर एक दूसरे आदमी की लाश रखी हुई दिखाई देती है, जो देखते दोनों डर जाते हैं और हैरान भी होते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो दूसरे आदमी की लाश वहाँ आई तो आई कैसे, क्योंकि कल तक तो उस जंगल में कोई लाश थी नहीं। और इसीलिए मिचेल को शक होने लग जाता है कि जरूर कोई आदमी उन पे नजर रख रहा है। वहीं कैथी भी मिचेल की बात से पूरी तरह सहमत हो जाती है कि हाँ हो सकता है कोई हम पे नजर रख रहा हो। फिर दोस्तों ये दोनों एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम से निकलने का समाधान ढूंढने लग जाते हैं। अब इतने टाइम में कैथी मिचेल से कहती है कि हमें सभी लाश को उनकी जगह पे वापस रख देना चाहिए, जिससे किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। तो मिचेल भी कैथी के कहे मुताबिक जूलिया और मॉर्गन की लाश को उसी क्राइम स्पॉट पे लेके जाकर वापस रख देता है। और दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन में एडम को देखते हैं, जहां ऑफिसर्स एडम और उसके दोस्तों से पूछताछ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि एडम और उसके दोस्त दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, जिस वजह से पुलिस ऑफिसर उनका पासपोर्ट चेक करने लग जाती है। और वहीं जांच पड़ताल करते टाइम तो एडम के पास से काफी सारे ड्रग्स रखे हुए मिलते हैं। इससे साफ पता चलता है कि एडम और उसके दोस्त एक ड्रग डीलर हैं, तो इसीलिए पुलिस उनको ड्रग्स बेचने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। और दोस्तों आगे जब रोनाल्ड अपने पुलिस स्टेशन में आता है तो वो कुछ बैठ के बाद में काम कर रहा होता है और तभी उसको आता है कॉल, जहां कॉल पर एक आदमी रोनाल्ड से कहता है कि सर मुझे रोड के पास से एक पति पत्नी की लाश पड़ी हुई मिली है। तो रोनाल्ड जल्दी से अपने ऑफिसर्स के साथ वहां जाता है क्राइम स्पॉट पे। असल में वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं की दोस्तों जूलिया और मॉर्गन की। थोड़े टाइम के बाद रोनाल्ड आखिरकार वहां पहुंच जाता है। फिर उनकी जांच पड़ताल करने में लग जाते हैं ये लोग। इसी बीच हम इनको देखते हैं, मिचेल और कैथी को, जो अपनी कार में बैठकर किसी दुकान पर जा रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें अपने सामने काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स खड़े दिखाई देते हैं। ये देखते दोनों समझ जाते हैं कि जरूर पुलिस को जूलिया और मॉर्गन के बारे में पता चल गया है। इसीलिए दोस्तों मिचेल और कैथी पुलिस के सामने ऐसे अनजान बनने की एक्टिंग करते हैं ना, जैसे उन्हें उस लाश के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तक कि रोनाल्ड भी थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद, नॉर्मल वाली पूछताछ करने के बाद मतलब उन्हें छोड़ देता है। आगे मिचेल और कैथी शॉपिंग के लिए जाते हैं दुकान में, लेकिन अभी भी दोस्तों कैथी को मन ही मन पुलिस की चिंता सता रही है कि गड़बड़ ना हो जाए कुछ, क्योंकि अगर गलती से भी पुलिस को मिचेल और कैथी के बारे में कुछ भी पता चला तो बस ये लोग बच नहीं सकते पुलिस से, और यही सोचकर उसकी जान जा रही होती है। साथ ही कैथी घबराहट के मारे बहुत रोती भी है कि पता नहीं क्या होगा भगवान, जिस पर मिचेल उसको शांत करने
करने लग जाता है और फिर समझाने के बाद वो शांत हो जाती है। और अब हम पुलिस स्टेशन में रोनाल्ड को देखते हैं दोस्तों। वो अपने केबिन में बैठा होता है तो तभी एक ऑफिसर आकर रोनाल्ड को उस क्राइम स्पॉट पे मिले कुछ एविडेंस की फोटो दिखाने लग जाता है। लेकिन फोटो में कुछ ऐसा दिखता है रोनाल्ड को, रोनाल्ड की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उस फोटो के अंदर एक लड़की के बालों का क्लिप दिखता है। दरअसल वो क्लिप किसी और का नहीं, ओलिविया का है दोस्तों, जिसको देखकर रोनाल्ड बहुत ज्यादा शॉक में हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे सच में यकीन नहीं होता। फिर वो निकल जाता है इसकी सच्चाई पता करने के लिए। और वहीं रात में खाना खाते समय रोनाल्ड ओलिविया से उस क्लिप के बारे में पूछता है तो ओलिविया झूठ कहती है वो मेरा क्लिप नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रोनाल्ड उसका झूठ पकड़ लेता है और यहाँ पे रोनाल्ड उसको कहता है कल पुलिस स्टेशन में आ जाना पूछताछ के लिए, क्योंकि रोनाल्ड की नजरों में कानून सभी के लिए सेम है। और फिर ओलिविया भी चाहकर अपने पापा की बात को टाल नहीं पाती। दूसरी तरफ हम मिचेल और कैथी को देखते हैं जो कि अपनी रोज नाम की एक फ्रेंड से मिलने आए होते हैं। दरअसल दोस्तों ये रोज एक नाइट क्लब की ओनर है और रोज के क्लब में अक्सर काफी सारे लोग वही मस्ती करने आते हैं। अब यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है कि मिचेल और कैथी भी रोज से उस खून के केस को लेकर मदद मांगने आए हुए हैं। यहाँ मिचेल रोज को जूलिया और मॉर्गन की मौत के बारे में A to Z सब बताता है। कहता है कि तुम पुलिस से सिर्फ इतना कहना कि हम लोग हत्या वाली रात तुम्हारे नाइट बार में थे बस। अब इस पे पहले रोज तो मना कर देती कि नहीं दिक्कत हो जाएगी, मुझे पुलिस के मैटर में नहीं पड़ना, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तब जाके वो तैयार हो जाती है। और मिचेल तो हो जाता है खुश कि चलो बच जाएंगे। अब आगे हम रोज के नाइट बार में मिचेल और कैथी को बैठे हुए देखते हैं जहां वो दोनों एक साथ बैठकर काफी एंजॉय करते हैं। एंजॉय करने के बाद आखिर में वापस घर आ जाते हैं। यहाँ अगले दिन की बात है, ओलिविया भी अपना बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाती है। यहाँ ऑफिसर्स को अपना बयान देती है और यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि मॉर्गन का ओलिविया के साथ नाजायज संबंध था। वो तो अक्सर मॉर्गन से मिलने के लिए उसके घर पे जाती थी और मॉर्गन की मौत से एक दिन पहले ओलिविया गलती से अपने बाल का क्लिप मॉर्गन की कार में भूल गई थी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ओलिविया को मॉर्गन की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिस वजह से ऑफिसर्स उसको घर भेज देते हैं। और फिर हम मिचेल को देखते हैं और जब से मिचेल के पास पैसे आए हैं ना, बस तब से उसका चाल चलन बदल गया है। जो मर्जी आई वो खरीदना चाहता है वो। तो कैथी उसको समझाते हुए कहती है कि हमें पैसों को बचा कर रखना चाहिए, ये पैसे हमारे फ्यूचर में काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों कैथी समझती है पैसों की अहमियत को, इसीलिए मिचेल भी कैथी की बात मानकर फालतू के खर्चे बंद कर देता है। अब इतने में पुलिस स्टेशन के अंदर रोनाल्ड को देखते हैं। वो अपनी टीम के साथ मिलकर उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस देख रहा होता है जिस दिन जूलिया और मॉर्गन का खून हुआ था। और फुटेजेस के अंदर रोनाल्ड को मिचेल की कार क्राइम स्पॉट से गुजरते हुए दिख जाती है, जो देखते रोनाल्ड अपने असिस्टेंट फ्लोरेंस के साथ मिचेल के घर पर पूछताछ के लिए चला जाता है। वो मिचेल से कहता है कि आखिर तुम उस रात कहाँ थे जिस रात जूलिया और मॉर्गन का खून हुआ था। तो मिचेल और कैथी रोनाल्ड से कहते हैं कि उस रात तो हम लोग रोज के बार में डांस करने के लिए गए हुए थे। रोनाल्ड को भी इनकी बातों पर यकीन हो जाता है दोस्तों। उसकी नजरों में ये काफी अच्छे लोग हैं, इसलिए वो ज्यादा पूछताछ नहीं करता और आखिर में अपने साथी के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है। पर तभी रास्ते में फ्लोरेंस रोनाल्ड से कहती है कि सुनो, मिचेल हमसे झूठ बोल रहा था। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि जिस रात जूलिया और मॉर्गन का खून हुआ था उस रात फ्लोरेंस भी वहीं थी बार में और उसने देखा कि वहां तो कोई था ही नहीं। ये सुनते रोनाल्ड समझ जाता है कि जरूर मिचेल और कैथी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद रोनाल्ड चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता फिलहाल उनका, क्योंकि रोनाल्ड के पास मिचेल और कैथी के खिलाफ कोई ठोस सबूत है नहीं। इसीलिए रोनाल्ड सही टाइम का इंतजार करने में लग जाता है। जिसके बाद दोस्तों हम मिचेल को देखते हैं जो कि अपने बचपन के दोस्त जॉन से मिलने के लिए चर्च में आया होता है। असल में जॉन चर्च का फादर है और यहाँ तक कि चर्च की सारी जिम्मेदारी भी जॉन के हाथों पे है। मिचेल यहाँ जॉन को अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लग जाता है। ये सुनने के बाद जॉन उससे कहता है कि तुम्हें वो सभी चोरी के पैसे चर्च में छुपा देने चाहिए, जिससे पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों मिचेल को जॉन के ऊपर पूरा भरोसा है, इसी वजह से वो सारे पैसे चर्च में छुपाने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़े टाइम के बाद मिचेल ये बात जाकर कैथी को बताता है तो कैथी उस पर बहुत गुस्सा करती है कि तुम अपने दोस्त को सारी बातें कैसे बता सकते हो, उसका क्या भरोसा। क्योंकि कैथी की नजरों में जॉन को बताना ये खतरों से खाली नहीं है दोस्तों, इसलिए वो काफी सुनाती है मिचेल को। लेकिन अब मिचेल तो चाहकर भी अपनी गलती को सुधार नहीं पाएगा, जिस वजह से वो लोग जॉन पे भरोसा करके वो पैसे चर्च में छुपाने के लिए हो जाते हैं तैयार। और तभी हमें पेट्रोल पंप के पास कुछ ड्रग डीलर्स दिखते हैं जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं अपनी। अचानक से रॉबर्ट नाम का एक आदमी आ जाता है वहाँ पे। असल में दोस्तों ये रॉबर्ट एक सीक्रेट एजेंट है जो कि पुलिस के लिए काम करता है। और जब वो ड्रग डीलर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं उसी समय रॉबर्ट पीछे से उन पर फायरिंग करने लगता है और इस फायरिंग में सभी ड्रग डीलर्स मारे जाते हैं। मतलब ये रॉबर्ट किसी भी गुनहगार को माफ नहीं करता, क्योंकि रॉबर्ट की नजरों में गुनहगार की सिर्फ एक ही सजा है और वो है मौत। तभी हम पुलिस स्टेशन में रोनाल्ड को देखते हैं और वो अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा होता है। इतने में दोस्तों रॉबर्ट पुलिस स्टेशन में रोनाल्ड से मिलने आ जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि सीनियर ऑफिसर्स ने रॉबर्ट को जूलिया और मॉर्गन का क्राइम केस सॉल्व करने के लिए भेजा हुआ था। इसलिए रॉबर्ट रोनाल्ड से जूलिया और मॉर्गन की मौत के बारे में जो भी जानकारी अभी तक इकट्ठी हुई है सब बताने के लिए कहता है और रोनाल्ड भी रॉबर्ट को केस से रिलेटेड चीजें बता देता है। अगली सुबह हम रोनाल्ड को देखते हैं
और रोनाल्ड मिचेल और कैथी को मिलने के लिए जाता है। सुनसान जगह पे बुलाता है मतलब उनको। तो रोनाल्ड से मिलने के लिए मिचेल आता है और वहाँ रोनाल्ड मिचेल से कहता है, मैं जानता हूँ तुमने ही जूलिया का खून किया है और अगर तुम्हें पुलिस से बचना है तो मुझे सारी सच्चाई बतानी होगी। जिस पर मिचेल भी मजबूरी में आकर रोनाल्ड को सब कुछ बताने लग जाता है और साथ ही उन पैसों के बारे में भी बता देता है। तो रोनाल्ड के मन में भी आ जाता है लालच, इसीलिए वो मिचेल से कहता है कि तुम मुझे वो पैसे दे दो, उसके बदले मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। जहां मिचेल और कैथी को ना चाहते हुए भी रोनाल्ड की बात माननी पड़ती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और यहाँ तक कि मिचेल रोनाल्ड को वो सभी पैसे दे भी देता है, जिसको लेकर वो अपने घर जाने लग जाता है। और जाते जाते रोनाल्ड मिचेल से वादा करता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मिचेल और कैथी भी अंदर से खुश हो जाते हैं और आखिर में इस तरह इनकी टेंशन दूर हो जाती है। लेकिन वहीं हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि चुपके से रोनाल्ड के ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी रॉबर्ट को टॉम नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का कॉल आता है और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि रॉबर्ट कोई एजेंट नहीं बल्कि एक जासूस है जो कि टॉम के लिए काम कर रहा है। और दोस्तों रॉबर्ट टॉम के कहने पर ही वो पैसे चुराने के लिए आया हुआ है। फिर हम रात के समय मिचेल और कैथी को देखते हैं जो कि अच्छे से तैयार होकर बाहर कहीं घूमने जा रहे होते हैं। असल में आज क्रिसमस है, जिस वजह से मिचेल और कैथी अपने बेटे के साथ क्रिसमस मनाने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। दोनों बड़े खुश होते हैं क्योंकि एक तरफ से उनकी टेंशन खत्म हो गई। इसी बीच हम रोनाल्ड को देखते हैं और जब रोनाल्ड पुलिस स्टेशन के लॉकर में पैसे छुपाने जा रहा होता है तभी वहां पीछे से आ जाता है रॉबर्ट। साथ ही रॉबर्ट तो रोनाल्ड को जान से मारने वाला होता है, लेकिन इतने में फ्लोरेंस सही टाइम पर आकर रॉबर्ट को गोली मार देती है, जिस वजह से रोनाल्ड की जान बच जाती है दोस्तों। और फिर रोनाल्ड फ्लोरेंस का बहुत शुक्रिया भी करता है, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं आती तो रोनाल्ड की तो जान चली जाती, इसलिए वो उसको बहुत धन्यवाद करता है। दूसरी तरफ हम मिचेल और कैथी को देखते हैं और ये दोनों अपनी कार में पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे आ जाते हैं। लेकिन उसी समय मिचेल को उस पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई दिखाई देती है। वो घबरा जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। दरअसल दोस्तों ये सभी लाशें उन्हीं ड्रग डीलर्स की है जिनको रॉबर्ट ने मारा था, इसलिए ये दोनों जल्दी से ये बात कॉल करके पुलिस को बता देते हैं, जिस पर पुलिस भी जल्दी से आकर सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही इन दोनों को पूछताछ के लिए भी तैयार करती है। पूछताछ करने के बाद दोनों को छोड़ दिया जाता है। थोड़े टाइम के बाद रोनाल्ड भी अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए घर पर आता है। वहीं हम रोनाल्ड की पत्नी केट को भी देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोनाल्ड के घर पर आई होती है। यहाँ इस तरह ये सभी लोग मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच रोनाल्ड अपनी बेटी ओलिविया को क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर काफी सारे पैसे देता है ताकि ओलिविया अपने लिए मनपसंद कार खरीदे। ओलिविया भी बड़ी खुश होती है कि वाह क्या गिफ्ट है, और अपने डैड को गले से लगा लेती है खुशी के मारे। दूसरी तरफ हम मिचेल और कैथी को भी देखते हैं। दोनों भी अपने बेटे ग्रेग के साथ क्रिसमस एंजॉय कर रहे होते हैं और आज उनकी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है। अगली सुबह की बात है दोस्तों, पुलिस स्टेशन में काजल नाम की एक सीनियर ऑफिसर आती है। वो रोनाल्ड से उस क्राइम केस के बारे में सवाल जवाब कर रही होती है, क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में हत्या के केसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन पुलिस अभी तक गुनहगार को पकड़ नहीं पाई थी। और इसीलिए काजल रोनाल्ड से कहती कि आप लोग कर क्या रहे हो। लेकिन तभी रोनाल्ड काजल के सामने काफी सारे पैसे रख देता है। काजल भी हैरान, और रोनाल्ड उन पैसों के बदले में काजल को वो सभी केसेस रफा दफा करने के लिए कहता है, तो वो भी मान जाती है। और इससे हमें पता चलता है कि ये भी एक नंबर की घूसखोर है, इसलिए काजल रोनाल्ड से वो पैसे लेकर चुपचाप चली जाती है। अब रात के समय मिचेल और कैथी को देखते हैं और जल्दी से दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। उनको अपने सामने टॉम बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर दोनों शॉक हैरान। टॉम मिचेल और कैथी से कहता है कि आखिर मेरे पैसे कहाँ हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनते ही टॉम हो जाता है बहुत गुस्सा। गुस्से में वो दोनों को मारने भी लग जाता है, जिस वजह से उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो तो मिचेल को जान से मारने वाला होता है, पर उसी टाइम कैथी मिचेल की जान बचाने के लिए टॉम से कह देती है कि मुझे पैसों के बारे में सब कुछ पता है, मैंने वो पैसे अपने गार्डन में छुपा के रखे हुए हैं। जिस पर टॉम भी कैथी और मिचेल को अपने साथ गार्डन में लेके जाता है। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि कैथी ने मिचेल को बचाने के लिए टॉम से झूठ बोल दिया था। और जब ये लोग गार्डन की तरफ जा रहे होते हैं तभी कैथी मौका पाते ही अपने हाथ में एक हथियार उठा लेती है और उस हथियार की मदद से टॉम के सभी गुंडों को मार डालती है। टॉम तो हो जाता है बिल्कुल आग बबूला, यहाँ तक कि गुस्से में टॉम कैथी को गोली मारने जा रहा होता है। उसी टाइम मिचेल और कैथी का बेटा ग्रेग पीछे से ट्रैक्टर लेकर आ जाता है। वो चढ़ा देता है सीधे टॉम के ऊपर और टॉम की मौत हो जाती है। और आखिर में ग्रेग अपनी मॉम डैड की इस तरह जान बचा लेता है। ये देखकर मिचेल और कैथी भी अंदर से बहुत खुश, साथ ही वो लोग अपने बेटे को भी गले से लगा लेते हैं। फिर दोस्तों टॉम की मौत के बाद ये दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लग जाते हैं। अब हमें टॉम की लाश को दिखाया जाता है। मिचेल और कैथी मिलकर उस लाश को एक फार्म में छुपा देते हैं, जहां उस फार्म के अंदर काफी सारे पिग मिलकर उसकी लाश को नोच नोच कर खा जाते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता क्या हुआ। इस तरह दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।